जर्मन हमला हुआ और जंग का बाकायदा आगाज हो गया। एक लड़के ने उसको घुटनों के बल नीचे बिठाया। जंग में वो खुशकिस्मत रहा, सिर्फ एक गोली उसके बाजू पे लगी। एक बार गया तो अयाज बे के घर अजरा के भाई परवेज की शादी का कार्ड देखा। घर के सब अफराद नईम से बड़ी इज्जत से मिले। इसी दौरान नईम और अजरा की शादी की बात वो भी चल निकली। नईम चूंकि कांग्रेस का आदमी था तो इसलिए वो किसानों के साथ मिलकर जेल से जुलूस करने लगा। आखिरकार नईम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रात भर तुम कुत्ते की तरह सोते रहे हो। 4 अगस्त 1914 को जंग का ऐलान हुआ। सब बेल्जियम की सरहद पार करके जंगल में दाखिल हो गए। दूसरे दिन वहीं पर जर्मन हमला हुआ और जंग का बाकायदा आगाज हो गया। नईम तकरीबन 20 हमलों में शरीक हुआ और खुशकिस्मती से जिन हमलों में नईम शरीक हुआ वो कामयाब हुए। जंग में वो खुशकिस्मत रहा, सिर्फ एक गोली उसके बाजू पे लगी। इसके अलावा कोई और सिक्का उसके जिस्म से ना टकराया। जंग तकरीबन 1 साल रही। जब वो वापस रोशनपुर आया तो गांव की सोई हुई गर्द आलूद फिजा उसी तरह कायम थी। इन सालों में रोशनपुर के जवान अजनबी सरजमीन पर खाक हो गए थे। कई औरतें बेवा हो गईं और लड़कियां मोहब्बत में गरीब हो गईं। रोशनपुर की ज़मीन में सैलाब आए, फसलें तबाह हुई, किसान कर्ज और भूख के नीचे झुक गए, जानवर बीमारी से मर गए। लेकिन नया मौसम अपने पूरे रंग और रूप और आबोताब के साथ आया। सैलाब का पानी उतर गया, बारिशों से गिरी दीवारें बनने लगी, ज़मीनों पर हल चलने लगे, अनाज बोया गया। इसी दौरान नवाब रोशनपुर का मुंशी बूढ़े किसान अहमदीन के घर आया हुआ था और अहमदीन रो रहा था, हाथ बांधे घुटनों के बल बैठा था। मुंशी को कह रहा था, इस वक्त तो मेरे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। मुंशी कह रहा था कि उसके मटके अनाज से भरे हुए हैं और उसने मुआवजा नहीं दिया, उसे रोशन आगा के सामने पेश किया जाए। एक लड़के ने उसको घुटनों के बल नीचे बिठाया, पगड़ी की चादर से एक सिरा अहमदीन के गले में डाल दिया और दूसरा खुद हाथों में ले लिया और अहमदीन के मुंह में घास डाली। ऐसी तजलील देखकर नईम तिल मिला उठा। उसी रात नईम की मुलाकात स्कूल के हेडमास्टर से हुई। जिले के सेक्रेटरी का पैगाम दिया कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। नईम जिले के सेक्रेटरी के दफ्तर पहुंच गया। रोशनपुर से हरिचंद ने मुझे भेजा है। रोशनपुर से? नईम अहमद खान। नईम अहमद खान? मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ। रोशन महल की पार्टी पर देखा था मैंने तुम्हें, लेकिन दूर से देखा था मैंने। उस वक्त से ही मैं तुम्हारी तलाश में हूँ। लेकिन जब हमने यहाँ दफ्तर कायम किया, तुम जंग पे जा चुके थे। कांग्रेस के लिए काम करोगे? इसीलिए तो आया। ये बात पूछने की जरूरत तो नहीं थी, मगर तुमने नौकरी की है जंग में, और वो भी बड़े एजाज के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन आपको रोटी कपड़ा मुहैया कर सकते हैं। और हो सकता है तुम्हारी क्रास की जमीन भी जब्त हो जाए। मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें तालीम याफ्ता नौजवानों की सख्त जरूरत है, और खुसूसन उस काम के लिए जो आपके जिम्मे है। तुम इसके लिए मौजूद नहीं शख्स हो, और मैं जानता हूं, मगर आपको तरबियत की जरूरत है, और इसके लिए तुम्हें 15 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। बाकी बालिकमंद आपको सब कुछ बता देगा। इसके लिए आपको दोबारा मेरे पास आने की जरूरत कतई नहीं है। लेकिन जाते हुए मुझे
मिलकर जाना है आपने। खुदा हाफिज। शुक्रिया। नहीं, मजीद 40 दिन वहाँ रहा। इसके बाद गांव लौटा तो खेती बाड़ी करने लगा। बाप को कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप आराम कीजिए। बैलों की 2 जोड़ियां ले ली, अपने और अपने चचा की ज़मीन पर काश्त शुरू कर दी। कभी कभार दिल्ली अपने चचा से मिलने चला जाता। एक बार गया तो अयाज बे के घर अजरा के भाई परवेज की शादी का कार्ड देखा। चचा भतीजा दोनों उनकी शादी पर चले गए। घर के सब अफराद नईम से बड़ी इज्जत से मिले। इसी दौरान नईम और अजरा की शादी की बात वो भी चल निकली। एतराज़ात के बावजूद इन दोनों की शादी हो गई। रोशन आगा ने इन्हें गांव में शानदार घर बना कर दिया, जिसमें दोनों ने रिहाइश इख्तियार कर ली। नईम खेती बाड़ी का काम करता था और अजरा घर का कामकाज देखने लगी। बातों बातों में जलियांवाला बाग का जिक्र हुआ कि अंग्रेज़ों ने कितनी बेदर्दी से हिंदुस्तानी अवाम को वहाँ कत्ल किया था। एक बुज़ुर्ग मछली फरोश दोनों को जलियांवाला बाग का आंखों देखा हाल सुनाने लगे। उसी रात वो लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रात को जब वो सफ़र कर रहे थे तो डब्बे में उनकी मुलाकात कुछ फ़ौजियों से हुई। एक फ़ौजी ने कहा कि मैं लाहौर में कमेटी को बताने गया था कि मुझ में कितनी इंसानियत है, वरना मैं हिंदुस्तानियों के इस मुक़द्दस शहर को जला के राख कर सकता था। उनका तर्ज़ अमल देखकर मेरे जी में आया कि मैं इस कानून शिकन और बागी हजूम को नीस्तो नाबूद कर दूं और उनके बच्चों और घरों को आग लगा दूं। लेकिन महज इंसानी रहमो करम और खुदा तरसी के जज्बे ने मुझे रोक लिया। मैंने एक ला कानून कौम को जंजीरों में जकड़ कर रख दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझ पर इंक्वायरी बिठा दी गई। ये अल्फाज जनरल दायर के थे जिसने जलियांवाला बाग में बेगुनाह हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया था। जो आग जलियांवाला बाग में लगी थी वो अब पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। नहीं, चूंकि कांग्रेस का आदमी था तो इसलिए वो किसानों के साथ मिलकर जेल से जुलूस करने लगा। अजरा उसके साथ तो होती थी, लेकिन उसे किसानों के मामलात में ज़रा दिलचस्पी नहीं थी। नईम और कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार किया जाने लगा। कई किसान और भी गिरफ्तारियों की जद में आ गए। आखिरकार नईम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उठो उठो। सूरज निकला। हाँ, निकला है। रात भर तुम कुत्ते की तरह सोते रहे हो। कुत्ते! थप्पड़ क्यों मारा? गाली क्यों दी? गाली? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कत्ल किया है। नहीं। तो फिर क्या किया तुमने? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझ पर हाथ उठाने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे नहीं पता। तुम यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं सकते। 2 दिन में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ जाएगी। और शक्ल से तो तुम कुछ ऐसे नहीं लगते। मैंने स्वराज के लिए तकरीर की थी। स्वराज? आज़ादी, आज़ादी के लिए। क्या हम आज़ाद हो जाएंगे? पहले तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बीवी बच्चे और तुम्हारी ज़मीनें आज़ाद होंगी। फिर तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो तुम भी आज़ाद हो जाओगे। ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तब तक मेरे माँ बाप, बीवी बच्चे और ज़मीनें मर चुकी होंगी। ये तकरीर वाली बात तुम बकवास कर रहे हो और तुम्हारे झूठ का हमें पता चल जाएगा। नईम को जेल में आटा पीसने वाली चक्की की ड्यूटी मिली। पहले तो वो बहुत मार खाता रहा, लड़ता रहा पुलिस से,
फिर उसको एक दिन बहुत मार पड़ी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त और हालात के मुताबिक ढल गया। रोज का एक ही मामूल बन गया, सुबह उठना, काम करना, कैदियों से बातें करना और फिर सो जाना। इधर रोशन महल दिल्ली में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के लिए तकरीब रखी गई। साइमन ने लखनऊ पहुंचना था, अज़रा भी लखनऊ पहुंची और एहतजाज में शरीक हुई। अगली सुबह नईम से मुलाकात करने जेल पहुंची। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही थी जेल में। नईम जेल से रिहा हुआ, उसके साथियों ने उसका इस्तकबाल किया। अज़रा उसे स्टेशन पर मिली। दोनों रोशनपुर पहुंचे। नईम की सारी ज़मीनें जब्त हो चुकी थीं और अब वो बिल्कुल गरीब हो चुके थे। इसी दौरान पता चलता है कि मुसलमानों की 3 बड़ी पार्टियां मुस्लिम लीग में जा रही हैं। इसी तकरीब में रोशन आगा भी जा रहे हैं। नईम और अज़रा भी इसमें शरीक हुए। इस तकरीब में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान सोएम, डॉक्टर इकबाल, मोहम्मद अली जौहर और अल्लामा शिबली नुमानी जैसी शख्सियतों ने शिरकत की। इसी साल 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। अज़रा रोशनपुर महल में आकर रहने लगी। एक दिन मुंशी के जरिए अज़रा को पता चला कि नईम को फौरन का अटैक हुआ। ये खबर उसे 1 माह बाद मिली। वो फौरन रोशनपुर पहुंची, कुछ दिन वहाँ उसकी खिदमत की, फिर उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले आई। वहाँ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ज़रिए उसका इलाज करवाया। इसी दौरान उसे पता चलता है कि अयाज बेग की कल वफ़ात हो गई है। नजमी, जो कि अज़रा की छोटी बहन थी, उसकी शादी मसूद से कर दी गई है। नईम तब तक सेहतमंद हो चुका था। इसी दौरान पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई और लेकिन ये आज़ादी 2 हिस्सों में बंटकर मिली। एक हिंदू और दूसरा पाकिस्तान। जहाँ मुस्लिम अक्सरियत इलाके थे वो पाकिस्तान के हिस्से आए और जो हिंदू जहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा थे वो इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आए। हर तरफ नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। इनकलाब जिंदाबाद, अखंड हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुकूमत बरतानिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फसादात ज़ोर पकड़ते गए और लोग शहर छोड़ने लगे। रेलगाड़ियाँ कम हो गईं। रोशनपुर महल वालों ने इरादा किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे और इसी दिन रोशनपुर महल जला दिया गया। साथ कई कोठियाँ भी जल गईं। जहाँ मुसलमान आबाद थे वो भी जगहें जला दी गईं। नईम पंजाब चला गया। वहाँ हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी 2 साल तक वो वहीं रहा और चंद महीने जेल में काटे उसने। अली और नईम पाकिस्तान जाते एक काफिले के साथ मिल गए। रास्ते में उनका काफिला एक छोटे से स्टेशन में आराम के लिए रुका। वो भी आराम के लिए वहाँ रुक गए। एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। नईम इस हमले में मारा गया जबकि अली बच निकला। अली जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसकी मुलाकात बानो से हुई। ये बानो वही लड़की थी कि जब नईम कांग्रेस का रुकन बन रहा था तो ट्रेनिंग के लिए वो बालकमंद के घर रुका था। बानो उसी बालकमंद के घर रहती थी। उस वक्त उसका नाम शीला था और यहाँ आकर उसे अपना नाम बानो रख लिया था। मुझे अपनी कहानी सुनाओ। तुम्हें क्या अपनी कहानी सुनाऊं? तुम्हें क्या मिलेगा मेरी कहानी सुन के? मिलेगा तो कुछ नहीं, मगर तुम सुना दो। नागपुर के पास एक गांव था जिसका नाम कल्याण है। मेरा नाम शीला है। हम गांव के छूत थे। मजहब ईसाई। अंग्रेज जो सबके हाकिम थे वो भी ईसाई थे। लेकिन हम सबके लिए क्यों अछूत थे, ये बात मेरी अब तक समझ में नहीं आई। लेकिन हम उनके नजदीक नहीं जा सकते थे। अंग्रेजों के नहीं, गांव वालों के। अगर हम गलती से किसी को छू लेते तो उसकी हम सजा पाते। सजा उनको भी मिलती। जब तक वो नहा ना लेते वो पाक नहीं होते थे। वो भी किसी को नहीं मिल सकते थे।
चुनांचा हमारी नापाकी एक मुतअद्दी बीमारी की तरह थी। मज़ा उस वक्त आता जब हम सर्दियों को सुबह छुप कर बैठते और लालू को छुपकर छू के निकल भाग जाते थे। वो एक पाँव से लंगड़ा था, इसलिए भाग नहीं सकता था। लालू वहाँ का मुसलमान दुकानदार था और बड़ा ही अहमक था। वो हमें गालियाँ देता हुआ नदी की तरफ चला जाता और कांपता हुआ वापस आता था। हम दूर खड़े उसको देखते और तालियां बजाते थे। मेरा एक भाई था, वो माँ बाप के साथ काम पर जाया करता था। मैं बहुत छोटी थी, मगर मेरा ये बड़ा भाई बहुत ही अजीब था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो हर बात पर बाप के साथ लड़ता रहता था और गालियां देता रहता था। शायद वो कामचोर था, लेकिन मेरा बाप उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता और काम करवाता। उसे मारता भी था, लेकिन था वो बड़ा ज़हीन। उसे 100 तक गिनती जुबानी आती थी, जो कि मेरे माँ बाप दोनों में से किसी को नहीं आती। खैर, एक दिन पता है क्या हुआ? मेरे बाप ने उसको बहुत पीटा। वो रोता रोता गालियां देता देता बाहर चला गया। फिर अचानक पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मुझे कमर पे चढ़ाया और बाहर निकल आया। मैं बहुत नींद में थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को उसकी कमर पर पाया। वो जोहर के किनारे चुपचाप चलता रहा। फिर उसने मुझे घर छोड़ा और कहा, अब मैं जमना ना होऊंगा। और उसके बाद वो डूब गया। उसकी जगह मैं काम करने लगी। कई साल गुजर गए। मेरे बाप ने मुझे एक बूढ़े से आदमी को दे दिया। वहां मैं कई साल रही। उसी दौरान मेरा बाप मर गया। मेरा भाई मुझे लेने आ गया। वो स्कूल में पढ़ रहा था। वो मुझे अपने साथ ले गया और मेरा ख्याल रखने लगा। लेकिन एक दिन मेरा भाई गया और वापस ना आया। उस दौरान एक हिंदू मेरे घर आया और मुझसे कहने लगा, हिंदू बन जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मैं अलग रहने लगी और खुद कमाने लगी। नवाब रोशन महल दिल्ली से हिजरत करके लाहौर आ गए और वहाँ एक पुरानी सी हवेली में रहने लगे। हवेली का बैरूनी हिस्सा बुरी तरह से जल चुका था। शायद आज़ादी के वक्त उसको जलाया गया था। फर्नीचर भी जल चुका था, उसे फेंक दिया गया और बाकी इस्तेमाल के काबिल बनाया गया। दीवारों पर नए सिरे से रंगो रोगन किया गया। हवेली के अंदर बहुत बड़ा बाग था जिसमें हजारों पौधे और दरख्त लगे हुए थे। आज़ादी से पहले इस बाग के लिए सैकड़ों माली रखे गए थे। इस हवेली का नाम राजबाग था। शायद हवेली किसी हिंदू राजा की थी। जब रोशन महल रहने आए तो उन्होंने इस हवेली का नाम रोशन महल रख लिया। दूसरी तरफ अली ने बानो को शादी की पेशकश की, जिसे बानो ने कबूल कर लिया। दोनों की शादी हो गई और लाहौर के एक नवाही गांव में रहने लगे और वहीं खेती बाड़ी करके अपना रोजगार कमाने लगे। तो नाज़रीन, ये थी नईम और अज़रा की कहानी, रोशन महल गांव की कहानी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कहानी। मिलते हैं इसी तरह की एक नई किताब के साथ इंशाअल्लाह ताला किताब कहानी में। तब तक के लिए खादिम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।